एवरीवन, द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में संघीय व्यवस्था का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें हमने भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पहले हमने जो संघीय व्यवस्था होती है, जो विश्व स्तर पर जो संघीय व्यवस्था का एक आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है, उस कॉन्सेप्ट के तहत हमने संघीय व्यवस्थाओं की कुछ विशेषताओं की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सरकार एक से अधिक स्तरों वाली होती है, शक्तियों का बंटवारा संविधान में बताया हुआ रहता है, राजस्व से संबंधित जो निर्णय है, जो नियम कानून है वो वगैरह लिखे हुए रहते हैं। इस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस की थी। इसके बाद में हम जब भारत में संघीय व्यवस्था के ऊपर आए थे, जब हमने भारत में संघीय व्यवस्था पढ़ा था, तब हमने ये देखने का प्रयास किया था कि क्या जो नियम संघीय व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं, एक आमतौर पर जो अवधारणा बनी हुई है संघीय व्यवस्था की, क्या वो सारे नियम, क्या वो सारी विशेषताएं, क्या वो सारी शर्तें भारत के संविधान में, भारत की व्यवस्था में लागू होती हैं या नहीं। इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसको हम कैसे डिस्कस कर रहे थे कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को देख रहे थे। उन विशेषताओं को हम जो संघीय व्यवस्था की विशेषता है उसके साथ में एक मिलान करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि क्या भारत सच में एक संघीय व्यवस्था है या नहीं है। ये हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में भी हमने देखा किस तरह से भारत में एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं और अलग अलग राज्यों के, केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्रों को बांटा गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उन सूचियों में किस किस तरह के अधिकार है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आगे का जो पॉइंट है वो है हमारा साथ रहकर संघ बनाने का, जो संघ बनाने की जो विशेषता है हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था में, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो, साथ रखकर संघ बनाने की नीति है हमारे देश में। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो पूरे देश का एक पूरा देश था, पूरा का पूरा देश था। हमने पढ़ा था कि जो संघीय व्यवस्था बनती है एक दो तरह से बनती है। एक तो अलग अलग राष्ट्र जो होते हैं वो साथ में मिलकर आते हैं और एक संघीय व्यवस्था बना देते हैं, जिसमें जो राज्य होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और जो केंद्र होता है वो कम पावरफुल होता है। तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो उससे अलग है। उसमें क्या होता है कि एक देश होता है, एक देश अपने अंदर के क्षेत्रों को राज्यों के रूप में बांट देता है, फिर उनको अलग अलग तरह से शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसा कि बेल्जियम में किया गया था और भारत में भी किया गया। तो भारत एक वैसी व्यवस्था है जिसमें क्या क्या होता है कि क्षेत्रों को विभिन्नता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र भाषा के आधार पर किसी भी तरह से बांट कर उनकी कल्चर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग भागों में बांट दिया और फिर राज्यों के रूप में उनको शक्तियाँ प्रदान की गई। तो उसमें एक होता है कि साथ रहकर संघ बनाने की नीति। कैसे? तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश का केंद्र है, वो सभी राज्यों को शक्तियाँ प्रदान करके साथ में रखने का प्रयास करता है। साथ में रखने का प्रयास का मतलब कोई भी राज्य देश से अलग ना हो, किसी तरह का विवाद ना उठे, और विवाद उठता भी है तो उसका जो प्रयास है, उसका जो सॉल्यूशन है वो किया जाए, इसका पूरा का पूरा प्रयास किया जाता है। इस नीति में सभी साथी इकाइयों को सब बराबर अधिकार नहीं मिलते। तो इसके तहत क्या होता है कि भाई हमको सबको साथ लेकर चलना है। तो इसमें क्या होता है कि सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संघ में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। बराबर अधिकार का मतलब हो सकता है कोई राज्य किसी विशेष स्थिति के चलते कोई विशेष कानून की मांग करता हो। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष आर्टिकल चला था, आर्टिकल 375, तो आपने सुना था, तो जो बाद में हटा दिया गया। उसके तहत क्या था कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, प्रॉपर्टी से संबंधित, ज़मीन वगैरह से संबंधित, और उनके नागरिकों को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। तो ये संविधान में उल्लेखित था। अभी तो हालांकि वो हटा दिया गया है, किसी भी तरह से उसको हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन ले सकते हैं। और पूर्वी राज्यों को अगर देखें तो किसी किसी राज्यों को किसी सांस्कृतिक विवाद के चलते या भौगोलिक स्थिति के चलते किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार मिला हुआ रहता है। तो वो क्यों मिला हुआ रहता है कि अगर वो अधिकार नहीं दिया जाता है तो हो सकता है इन फ्यूचर, भविष्य में हो सकता है कि उनमें कोई विवाद की स्थिति बैठ जाए और वो राज्य में अशांति फैल जाए, गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। तो ऐसी नहीं बने, इसलिए कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त दिया जाता है और केंद्र देती है उसको, वो दर्जा केंद्र देती है। क्लियर है? यहाँ पर सभी राज्यों को साथ में लेकर चला जाता है और इसके तहत अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा, विशेष शक्ति या विशेष दर्जा दिया जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि अब हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में इतने राज्य हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए, अभी हमारे देश में 28 तो राज्य हैं,
28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। जम्मू कश्मीर को जब यूनियन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य कट गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या होता है? भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है और वो इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? केंद्र शासित प्रदेश की इकाइयाँ हैं जिनको कम अधिकार है। क्यों अधिकार कम प्राप्त हैं और क्यों इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, इसके बजाय कि राज्य के, इसको हम पढ़ते हैं। ये ऐसे छोटे इलाके होते हैं। अब ये केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं? तो ये एक ऐसे छोटे इलाके होते हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त प्रांत नहीं बन सकते और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने छोटे हैं कि इनसे एक नया राज्य नहीं बन सकता है। मतलब इतने बड़े नहीं हैं कि इनको एक राज्य बना ले, एक राज्य बनाकर इनको अलग से दर्जा प्राप्त किया जाए, इनके चुनाव हो, इनका मुख्यमंत्री हो, इनके सदस्य हो। इनके पास नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक राज्य का दर्जा उनको दे सकते हैं, है ना, पहली बात। और ना तो ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे भी नहीं है कि हम किसी राज्य में मिला लें। स्थिति जैसे कि हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत से अलग है। अब वो आइलैंड है, वो पूरा का पूरा द्वीप है, उस द्वीप को मेनलैंड में आप कैसे ला सकते हैं? तो इसके चलते अब वो इतना छोटा भी है, अब उसको मिक्स भी नहीं कर सकते, तो इसलिए अब उसको अलग रखना जरूरी है। तो इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि जो देश के अंदर जो क्षेत्र हैं उनको क्यों बनाया गया? तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एक विशेष छोटे क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्वता एकदम भिन्न होती है, उनका कल्चर एकदम अलग होता है, तो उसके चलते कभी कभी सरकार को, कभी कभी केंद्र को उन राज्यों को अलग रखना पड़ता है। एकता रखने के लिए, एक साथ लोगों को बनाए रखने के लिए अलग रखना पड़ता है, क्योंकि किसी जगह पर जोग्राफिकली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके चलते क्या होता है कि ना तो उनको पूरा राज्य बनाया जा सकता है अलग, और ना ही उनको किसी एक राज्य में मिलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अभी केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है पता है? इन क्षेत्रों के पास राज्य वाले अधिकार नहीं है। पहली बात तो इनके मुख्यमंत्री ना कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज़, इन राज्यों को चलाने का विशेष अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार। इसका मतलब ये है कि जैसे एक राज्य सरकार, एक जो राज्य होता है उसमें राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र होती है, तो राज्य भी नियंत्रित करता है, केंद्र भी नियंत्रित करता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि नाम है तो केंद्र के द्वारा शासित होता है, तो जो केंद्र सरकार होती है वो केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। और इसमें जो पूरा नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हम गृह मंत्री करता है। याद रखिएगा, हमारे देश का जो गृह मंत्री होता है वो इस देश के नियम कानून वगैरह को नियंत्रित करता है, और ये जो पुलिस वगैरह जो होती है वो भी गृह मंत्री के अंतर्गत ही आती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें विशेष अधिकार होते हैं। और ये बात भी आप एडिशनली ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली भी अपने आप में राजधानी है और इतना बड़ा भी है कि इन्हें एक राज्य तो नहीं पर हम केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ में यहाँ का मुख्यमंत्री वगैरह भी होता है। इसकी पूरे सिस्टम जो है, उसकी जो प्रक्रिया है पूरी अलग है, उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। जो राज्य, ऐसे क्षेत्र जो इतने बड़े नहीं हैं कि राज्य बना दें, इतने छोटे भी नहीं हैं कि मिला लें, तो उनका जो शासन होता है वो केंद्र के पास रहता है, और ऐसे ही क्षेत्रों को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आगे देखते हैं अधिकारों अथवा शक्तियों का अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा। अब हमने जो पिछली विशेषताएं पढ़ी थी, पहले संघीय व्यवस्था के जो सभी विशेषताओं के बारे में हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से किया जाता है, और जो भी बंटवारा होता है उसमें अधिकारों का जो समन्वय होता है, जिसमें केंद्र को कितने अधिकार मिलेंगे, राज्य को कितने अधिकार मिलेंगे, इसका जो प्रत्यक्ष विवरण होता है उस देश के संविधान में दिया हुआ रहता है। ये हमने पढ़ा था। तो क्या यही बात हमारे संघीय व्यवस्था में लागू होती है? जी हाँ, यही बात हमारी भारत की संघीय व्यवस्था में भी लागू होती है। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान की बुनियादी बात है। हमारा जब संविधान बना था तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो भारत के संविधान की पहचान बनाती हैं। बुनियादी बात का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी बातें जिन पर संविधान टिका हुआ रहता है। कहता ना, घर की नींव होती है, उस नींव के ऊपर घर का पूरा ढांचा बनाया जाता है। वैसे ही हमारे संविधान की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे संविधान की नींव है, और उसी नींव पर टिके हुए हैं बाकी सारे सिद्धांत, बाकी सारी बातें। तो कुछ उन्हीं नींव में से, उन कुछ ही बुनियादी बातों में से एक बात यह भी है कि केंद्र और राज्य के बीच में हमारे संविधान ने बंटवारा किया है, शक्तियों का बंटवारा किया है। कैसे किया है कि केंद्र को कितनी शक्तियां मिलेंगी, केंद्र कौन कौन से कार्य कर सकता है ये भी बताया है, और राज्य को कितनी शक्तियां हैं और वह किन किन अधिकारों में वो काम कर सकती है ये भी बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था भी है
और इसी शक्तियों के साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि उन शक्तियों में अगर किसी प्रकार का बदलाव चाहिए, अगर किसी प्रकार का बदलाव करना होगा तो वो बदलाव आसान नहीं होगा। भारत में भी कुछ ऐसा ही है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक लोकतंत्र क्या होता है, अगर आपने किसी को अधिकार दिए और उस अधिकारों को अगर आसानी से छीना जा सकता है और या फिर उन अधिकार क्षेत्रों को आसानी से बदला जा सकता है तो उस लोकतंत्र में मजबूती नहीं होती है। तो हमारे भारत में भी कुछ इसी प्रकार उन जो अधिकार दिए गए हैं, राज्य को, केंद्र को जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक तटस्थता दी गई है, एक मजबूती दी गई है। कैसे कि जब भी अगर ऐसे किसी कानून में बदलाव करना होगा कि मान लीजिए ऐसा हो गया कि केंद्र सरकार ऐसा नियम ले आती है जिसमें राज्यों की शक्तियाँ कम हो जाती है, उनके अधिकार क्षेत्र कम हो जाते हैं, तो अगर ऐसे कानून बदलने होंगे तो इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, देखिए, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। पहली बात तो हो सकता है अगर सरकार हो किसी की केंद्र में और संसद में उसके पास संसदों की संख्या ज़्यादा है और वो वहाँ पर अगर ये जो बिल है, ये कानून है, पास करवा भी लेती है तो उस अकेले संसद में इस कानून के पास होने पर ये जो कानून है वो लागू नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कानून में होता है कि संसद में बिल पास हो जाते हैं और उन कानूनों में संशोधन हो जाता है, लेकिन जब संविधान के मूल बुनियादी बातों की बात आ जाती है, मौलिक प्रावधानों की बात आ जाती है जिस पर संविधान टिका हुआ है, ऐसी चीज़ों पर बदलाव करने के लिए क्या करना होता है, जब संसद में वो बिल या संसद में वो प्रावधान पास हो जाता है, वो कानून पास हो जाता है, पारित हो जाता है, इसके बाद में क्या होता है कि ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। पहली चीज़ तो भाई लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, मतलब 75% से अधिक बहुमत चाहिए, और इसके बाद में राज्यसभा से भी 2% से अधिक बहुमत चाहिए। इसके बाद क्या होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई भी नॉर्मल संशोधन होगा, कोई भी सामान्य संशोधन किया जाता है तो उसमें हम संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करके उसे लागू कर देते हैं, लेकिन जब मौलिक प्रावधानों की बात आती है, कोई इंपॉर्टेंट बिल पास हो रहा है जिससे संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो थोड़ा बदल सकता है, उसकी बुनियादी बातें बदल सकती हैं, अगर कोई ऐसा कानून होता है तो क्या होता है कि संसद में पास हो जाने के बाद में जितने भी राज्य हैं उतने राज्यों की विधानसभाओं में, सब अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं में वो बिल ले जाया जाता है। और जब आधे राज्य, जैसे कि हमारे देश में मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से 15 राज्यों की विधानसभाओं में वो बिल पास होना बहुत आवश्यक है, तभी वो जो बिल है एक सार्वजनिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से वो पास हो सकता है, उस पर राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर करेगा और वो लागू होगा, वो कानून बदलेगा, तब बदलना संभव होगा। इससे क्या होगा कि राज्यों का भी मूड देखा जाएगा, राज्यों की भी सरकारों का फैसला देखा जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मौलिक अधिकार में बदलाव होता है, तो जब मौलिक अधिकार में बदलाव है तो अकेले केंद्र के हाथ में शक्ति नहीं होती है उसे बदलना, सारे राज्यों की विधानसभाएं जब उसे बदल देती हैं, इसके बाद ही वो मौलिक प्रावधान बदला जाता है। तो इसलिए जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक संघीय व्यवस्था में जो अधिकार दिए हुए रहते हैं संविधान द्वारा, वो आसानी से बदले नहीं जा सकते, वही व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में भी है कि अगर कोई मौलिक प्रावधान, मूल प्रावधान बदल रहा है तो उसको बदलना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सभी की मिली भागीदारी होगी, तभी वो कानून बदला जा सकता है। इसलिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो अच्छे रूप से और बड़े ही तटस्थ रूप से किया गया है। आगे देखते हैं जो आखिरी 2 पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। 5वां पॉइंट क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हो सकता है कि राज्य और केंद्र के बीच में किसी तरह का विवाद हो जाता है, किसी शक्तियों को लेकर ही अगर कोई विवाद बैठता है तो उनका विवाद कौन पूरा करेगा, कौन सुलझाएगा, वो न्यायपालिका सुलझाती है, हमारे देश की न्यायपालिका। मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में ऐसा ही नहीं कि ये नियम बना के छोड़ दिया कि हमने कानून बांट दिए और आपको एडजस्टमेंट करके चलना है। नहीं, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर राज्य और केंद्र में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्रकार का मतभेद बैठ जाता है, किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में जब कार्यपालिका में किसी तरह का विवाद होता है तो उसे कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका सुलझाएगी। तो यही बात बताई गई है कि केंद्र और राज्यों में किसी तरह का अगर विवाद बैठता है तो उसको सुलझाता कौन है? न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने में विवाद के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।
राज्य राज्यों के बीच की बात होती है तो पहले हाई कोर्ट में बात जाती है, उच्च न्यायालय में जो राज्यों में होती है। जब वहाँ पर भी बात नहीं बनती है या हो सकता है कोई फैसला हो और किसी को वो फैसला ना मंजूर हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दे देती है वही फैसला सर्वमान्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर, सबूतों को ध्यान में रखकर, तथ्यों को ध्यान में रखकर और एकदम सही से संवैधानिक रूप से अपना फैसला देती है। और याद रखिएगा, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होता है। पूरे देश में सबसे ऊंचा कौन होता है? संविधान होता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी राज्य से। तो संविधान में जैसा कहा गया है वैसा सर्वोच्च न्यायालय फैसला देती है और उन्हें सभी को मानना होता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। आखिरी पॉइंट है, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। हमने विशेषताओं में ये पढ़ा था कि राज्य और केंद्र को ये बता दिया जाता है कि आपको अपना अपना पैसा कहाँ से जुटाना है, मतलब आपको अपनी अपनी इनकम कहाँ से लगानी है। अगर ऐसा सिस्टम होता, मान लो कि केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को उनके जो व्यय संबंधी पैसा है वो आवंटित करती, तो इस स्थिति में हो सकता था कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर कर राज्य सरकार को कुछ काम करने के लिए कह देती या दबाव में रखती। तो राज्य सरकार को रहना पड़ता उस समय दबाव में, क्योंकि उन्हें अर्थ की भी व्यवस्था करनी होती, पैसों की भी व्यवस्था करनी होती है। तो यही ध्यान रखते हुए एक संघीय व्यवस्था में जब केंद्र प्रेशर बनाता है, जब स्टेट पर केंद्र जो होता है राज्य पर अगर दबाव बनाएगा तो इस स्थिति में राज्य को केंद्र के अनुसार काम करना होगा। तो भले आप कितनी भी शक्ति दो, लेकिन अगर किसी भी रूप से राज्य को दबाव में काम करना पड़ रहा है तो उसके पास अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी की आय का भी जो विवरण होता है वो दे दिया जाता है कि आपको अपनी इनकम कहाँ से, राज्य को अपनी इनकम कहाँ से लानी है और केंद्र को अपनी इनकम कहाँ से रखनी है, क्या केंद्र को पैसा कहाँ से मिलेगा, वो भी सारी चीज़ें बताई हुई रहती हैं संविधान में। तो सरकार चलाने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए, जिम्मेदारियां मतलब स्ट्रक्चर बनाना होता है सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, रोजगार देना होता है, विभिन्न तरह की योजना चलानी होती है। तो उसका निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व, टैक्स जो इकट्ठा करना है उसके संबंध में केंद्र राज्य सरकारों को किन किन चीज़ों पर टैक्स लगाना है और कैसे रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं इसका भी अलग अलग अधिकार दे दिया जाता है। जैसे कि पेट्रोल के मामले में अगर हम बात कर ले तो सेंट्रल अपना टैक्स लगाकर कमाता है, इसके बाद में स्टेट जो होता है, जो राज्य जो होता है वो अपना वैट अलग से लगाता है, उसके बाद में वो अपने अपने तरीके से कमाते हैं। और एक बात कर ली जाए जैसे शराब है, लीकर है, उसमें प्रावधान होता है कि राज्य सरकार उसमें अपना टैक्स लगाकर राज्य सरकार अपनी इनकम कमाएगी। तो ऐसे कई तरह के तरीके होते हैं जिसमें स्टेट अपनी इनकम कमाता है, स्टेट अपना पैसा कमाता है और राज्य की चीज़ें चलाता है, और केंद्र अपने हिसाब से पैसा कमाता है और अपने हिसाब से जो देश का पैसा है वो इकट्ठा करता है और उसकी व्यवस्था पूरी चलाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो भारत में संघीय व्यवस्था को बताती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, जो एक संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से भारत की व्यवस्था में लागू होती है। अतः हम भी कह सकते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।